हेलो गाइस, जैसे कि ये बार थर्ड ईयर के साथ सभी ध्यान दें। मैंने आपका फर्स्ट पेपर स्टार्ट किया था, जिसका पहला विचार था आपका फर्स्ट पेपर में प्लेटो। इस फर्स्ट पेपर में हमने स्टार्ट करने का फर्स्ट पेपर में विचारधारा थी प्लेटो की। इसके अंदर हमने अपना पहला सिद्धांत था जो क्लियर किया था आपका कि प्लेटो का न्याय का सिद्धांत। इसका सिद्धांत न्याय का सिद्धांत। हम इसके आगे बढ़ते हैं। इस न्याय के सिद्धांत पे आपको दिया था कि न्याय क्या है। प्लेटो ने न्याय को एक समाज की अवस्था माना, समाज की आवश्यकता के अनुरूप न्याय का वर्णन किया। अब आते हैं न्याय। प्लेटो दूसरी सिद्धांत देता है अपना दूसरा। प्लेटो न्याय है कैसे होगा, कैसे आवश्यक बनेगा न्याय। तो न्याय के लिए दो रूप माने न्याय के उसने। एक माना नकारात्मक, दूसरा माना सकारात्मक। नकारात्मक छोड़ना, किसी चीज को त्यागना। एक राजा है, सैनिक है, उत्पादक वर्ग है। शासक और सैनिक शासन का संचालन करने वाले वर्ग हैं, इनमें किसी प्रकार का लालच इत्यादि उत्पन्न ना हो, इसके लिए उसने कहा एक चीज ऐसी है, इन दोनों वर्गों को छोड़ना होगा। एक चीज ऐसी है जो गुणों के रूप में किसी वर्ग का उत्पादन करने वाला, निर्माण करने वाला कौन है? गुण है। गुण कैसे निर्मित होते हैं? तो उसके लिए वो आएगा सकारात्मक। प्लेटो नकारात्मक मान छोड़ना, इसके लिए उसने अपना सिद्धांत दिया साम्यवादी सिद्धांत, और सकारात्मक शब्द सिद्धांत दिया वो है शिक्षा का सिद्धांत। हम दूसरा सिद्धांत में दूसरा ये है, तीसरा सिद्धांत ये है। पहला सिद्धांत आपका न्याय का सिद्धांत जो क्लियर हो चुका है। अब हम दूसरा सिद्धांत लेते हैं प्लेटो का साम्यवादी सिद्धांत। प्लेटो साम्यवाद में दो चीज का निषेध करता है। दो चीज क्या है? एक है संपत्ति, दूसरा है परिवार। प्लेटो ने माना कि दो चीज ऐसी हैं जो शासक और सैनिक को उसके पद के अनुरूप कार्य करने में क्या है? बाधा डालती है। इसीलिए 9 चीजों को निषेध कर दिया प्लेटो ने। प्लेटो ने कहा शासक और सैनिक वर्ग हैं। एक वर्ग है शासक, दूसरा है सैनिक। ये दोनों ही वर्ग हैं, लेकिन ना तो कोई निजी संपत्ति होगी, ना कोई निजी परिवार होगा। इसका उसने वर्णन किया है खुलकर। उसने कहा संपूर्ण की संपत्ति है। एक शासक है, उसकी कोई निजी संपत्ति नहीं होगी। उसका पालन पोषण करने के लिए जो उसके लिए आवश्यक तत्व है, उनका संपूर्ण उपयोग कौन करेगा? राज्य करेगा। राज्य है, राज्य जो शासक है उसकी जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने का दायित्व किसका होगा? इस राज्य का होगा। राज्य वो आवश्यकताओं के रूप में उपलब्ध कराएगा शासक के लिए। संपत्ति निजी संपत्ति के रूप में उसके बाद संग्रहण नहीं होगा। वो संपूर्ण रूप से उसकी आवश्यकता, खाना है, पीना है, रहना है, सोना है, अन्य कार्य करने के लिए उसकी आवश्यकताएं हैं, वो सभी किससे पूरी होंगी? इसकी इसी राज्य से। इसी को उसने साम्यवादी माना है। आपने इससे पहले बाद में आपको पढ़ा कि प्लेटो के बाद सबसे बाद में अभी आपने फर्स्ट ईयर पढ़ के आए हैं आप कार्ल मार्क्स ने समाज की आवश्यकता के रूप में साम्यवादी सिद्धांत दिया। उसने माना साम्यवाद क्या है? उसने आर्थिक तत्व के रूप में साम्यवाद दिया कि आर्थिक तत्व है, व्यक्ति है, उसका आर्थिक तत्व मजबूत होता है। समाज में जो निम्न वर्ग है, मजदूर वर्ग, उसका आर्थिक तत्व कमजोर होता है। समाज में उस वर्ग के लिए ही करना वो साम्यवाद है। लेकिन प्लेटो ने साम्यवाद के रूप में शासक और सैनिक के लिए संपत्ति और परिवार का क्या किया है? निषेध किया है। ये उसका कौन सिद्धांत कहलाता है? साम्यवाद। जिसमें वर्णन करता है, साम्यवाद में खुलकर वर्णन करता है कि यह संपत्ति है, शासक सैनिक कोई निजी संपत्ति नहीं है इनकी। संपूर्ण रूप से इनके पास जो संग्रहण होगा वो केवल राज्य द्वारा उत्पादित वस्तुओं का ही होगा, क्योंकि ना तो इनके पास कोई परिवार है। संपत्ति की आवश्यकता किस लिए पड़ती है? परिवार के पालन पोषण के लिए, बच्चों के पालन पोषण के लिए। राजा अकेला है, ना तो उसका कोई निजी परिवार है, इसलिए उसकी संपत्ति को आवश्यकता नहीं। उसे रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए जो आवश्यकता है उन्हें कौन पूरा करा रहा है? राजा। ये उसका कहलाएगा संपत्ति का साम्यवाद। इसके अंतर्गत आप वर्णन करेंगे कैसे संपत्ति का साम्यवाद से निषेध किया है। दूसरा आता है संपत्ति विभाग, परिवार का साम्यवाद। प्लेटो मानता है कि राजा है, उसका निजी परिवार नहीं होगा। अब बिना व्यक्ति है, दो उसकी निजी आवश्यकताएं होती हैं। परिवार के बिना अरस्तु है राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। प्लेटो के बाद उसका आप वर्णन करेंगे। तो प्लेटो ने के बाद अरस्तु ने खुलकर वर्णन किया है कि दो चीजें हैं
जिसके अभाव में राज्य कभी नहीं, व्यक्ति कभी नहीं रह सकता। एक है परिवार, दूसरा है समाज। व्यक्ति में लालसा होती है अपना पद समाज में उच्च रखने की, उसी लालसा को उसने संपत्ति के साथ जोड़ा है। और दूसरा वो बनाना चाहता है, क्या बनाना चाहता है? परिवार बनाना चाहता है। इसीलिए उसने परिवार के रूप में वर्णन किया। परिवार है उत्पादक वर्ग का परिवार होगा, लेकिन सैनिक और शासक वर्ग का कोई निजी परिवार नहीं होगा। लेकिन एक तरफ जहाँ प्लेटो वर्णन करता है कि शासक और सैनिक का कोई परिवार नहीं होगा, तो वह दूसरी तरफ वर्णन करता है कि जहाँ बिना परिवार के व्यक्ति की मूल आवश्यकताएं, आकांक्षाएं, इच्छाएं, बिना परिवार के नहीं रह सकता। जो बिना परिवार के रह नहीं सकता है, उसके लिए परिवार की आवश्यकता है। तो प्लेटो ने परिवार का निषेध कर दिया है, तो व्यक्ति आवश्यकता के रूप में राजा क्यों बनेगा? प्रश्न आता है ना। तो प्लेटो ने इसको भी संपूर्ण संशोधित करते हुए इसके स्थान पर भी उसने वर्णन किया है कि जहां उनका निजी परिवार नहीं होगा। शब्द क्या आ रहा है? गौर करना। निजी परिवार नहीं होगा, लेकिन व्यक्ति की आकांक्षा के रूप में जो परिवार बनाने की उसकी इच्छा है, उसे पूरा कौन करेगा? राज्य। जैसे उसकी आवश्यकताएं थी, खाना पीना, रहना, सोना, उन आवश्यकताओं को पहनना, वो सभी संपत्ति संबंधित आवश्यकताओं को शासक को सैनिक कौन पूरा कर रहा था? राज्य कर रहा था। ऐसे परिवार संबंधी जो उसकी आवश्यकताएं, आकांक्षाएं, इच्छाएं, उनको पूरा कौन करेगा? राज्य। राज्य और सैनिक और शासक वर्ग के लिए उनकी योग्यताओं के अनुसार प्रतियोगिता कराएगा। स्त्री और पुरुष अपनी अपनी समान अवस्था में, समान अवस्था मीन्स शासक है तो जो शासक की समान स्त्री गुण रखती है, शासक बनने की गुण रखती है, वो स्त्री किसी भी वर्ग की शासक वर्ग की व्यक्ति संबंध बनाएगी। उन संबंधों के आधार पर दोनों अपने परिवार का निर्माण करेंगे। निजी स्थायी नहीं होगा, अस्थायी परिवार। वो अपने परिवार के रूप में अपनी जो इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, एक स्त्री पुरुष की जो निजी इच्छा आकांक्षाएं होती हैं, उनको पूरा करेंगे। उनके बाद उनकी इच्छाओं से पूरा करने के बाद एक स्त्री और पुरुष की जब इच्छाएं पूरी होती है तो उससे संपादित होता है कुछ, और वो होता है उनका परिवार के रूप में। उनका जहाँ परिवार है तो उन परिवार निर्माण के रूप में, अस्थायी परिवार निर्माण के रूप में जो उनसे उत्पन्न संतान होगी, वो शासक के सैनिक वर्ग की नहीं कहलाएगी। उनसे उनका कोई संबंध नहीं होगा। उनका पालन पोषण कौन करेगा? राज्य। अस्थायी परिवार बनाने के बाद स्त्री पुरुष परिवार बनाएंगे, उसके बाद वो कुछ समय बाद अपना अलग होकर अपना अपना जीवन व्यतीत करेंगे। उनका किसी भी तरह से उस संतान से कोई संबंध नहीं होगा। वो गुणों के रूप में जैसा वो गुण रखेगा उसी रूप में वर्चस्व प्राप्त करेगा। उसका पालन पोषण, रहन सहन, उस पर संतान कौन करेगा? राज्य। तो ये उसका दूसरा सिद्धांत कहलाएगा साम्यवादी। रिपीट कर रहा हूँ, प्लेटो है एक पाश्चात्य राजनीतिक विचारक था। उसने न्याय का सिद्धांत दिया कि न्याय क्या है? समाज में तीन गुण हैं, व्यक्ति विशेष के रूप में तीन गुण होते हैं। शासक के रूप में आता है कौन सा गुण? बुद्धि विवेक। दूसरा, तीन वर्ग बनते हैं इन गुणों से। पहला गुण है बुद्धि विवेक, दूसरा है साहस, तीसरा है इंद्रिय तृष्णा। तीन वर्ग बने, शासक, सैनिक और उत्पादक वर्ग। तीनों अपने अपने क्षेत्र में कार्य करेंगे, एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यही प्लेटो का सिद्धांत कहलाया न्याय का सिद्धांत। न्याय की आवश्यकता के रूप में उसने दो रूप रखे। पहला रखा साम्यवादी सिद्धांत, दूसरा नकारात्मक रूप। पहला नकारात्मक रूप में साम्यवादी सिद्धांत, दूसरा सकारात्मक रूप में कौन सा रखा उसने? कौन सा? बता चुका हूँ। दूसरा रखा शिक्षा सिद्धांत। साम्यवाद के रूप में दो चीजों का निषेध करता है, संपत्ति और परिवार का। सैनिक और शासक वर्ग का कोई निजी संपत्ति नहीं होगी, निजी परिवार नहीं होगा। संपत्ति और परिवार के रूप में अस्थायी रूप से उसकी आवश्यकताओं को पूरा कौन करेगा? राज्य करेगा। परिवार के रूप में राज्य कुछ समय के लिए परिवार उपलब्ध कराएगा। स्त्री पुरुष अपने समान गुणों के रूप में अपना वर्ग चुनने का आधार रखेंगी। अस्थायी परिवार होगा, कुछ समय अपनी इच्छा आकांक्षाओं को पूरा करने के बाद तो परिवार अलग हो जाएगा। राजा अपने कर्तव्यों के रूप में उन परिवारों को त्याग करेगा। उत्पन्न संतान जो होगी उस परिवार के रूप में उनका पालन पोषण वो राजा और स्त्री पुरुष नहीं करेंगे, कौन करेगा? राज्य करेगा। उनका उनसे कोई संबंध नहीं होगा। उत्पन्न संतान को उसके परिवार या पिता के बारे में किसी प्रकार का वो ज्ञान नहीं होगा। ये कौन सा सिद्धांत कहलाया? उसका जो सिद्धांत के लिए तो अब उसका तीसरी चीज आती है
न्याय की दूसरी आवश्यकता, उसका तीसरा शब्द कौन सा है? शिक्षा का शब्द। प्लेटो अपने शिक्षा सिद्धांत में वो कहता है एक सकारात्मक चीज है, व्यक्ति को अपनाना है। हमने वर्णन किया गुण। गुण मीन्स सीखना। व्यक्ति अपने अंतर्गत जो भी अच्छाई है उसे धारण कर लेता है, उसे सीख लेता है। और जो सीख शब्द है कहते हैं शिक्षा है। सीखने का दूसरा नाम शिक्षक, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ ही है सीखना। हम इस शिक्षा के रूप में सीख रहे हैं, सीख प्राप्त कर रहे हैं, सीखना है हमें। वो बुराई नहीं हो सकती, वो अच्छा ही हो सकती। अच्छा जो कुछ अच्छा है प्लेटो मानता है समाज में है। प्लेटो न्याय क्यों दिया? बुराई थी, अच्छा ही थी, इसलिए प्लेटो न्याय की ओर से सब। इसलिए प्लेटो ने शिक्षा सिद्धांत में ये माना कि शिक्षा है उसके दो रूप हैं। पहला प्रारंभिक शिक्षा, दूसरा उच्च शिक्षा। प्लेटो माना शिक्षा के कितने चरण में स्वरूप है भैया? दो। लेकिन इसके इन दोनों प्रारंभिक शिक्षा, एक बालक है उसका जन्म होता है, कब से वो शिक्षा प्राप्त करेगा, कब तक करेगा, प्रारंभिक अवस्था में क्या शिक्षा प्राप्त करेगा, मध्यम अवस्था में क्या शिक्षा प्राप्त करेगा, उच्च स्तर पर क्या शिक्षा प्राप्त करेगा। इसीलिए उसने शिक्षा के 3 चरण माने। प्रारंभ से लेकर उच्च शिक्षा तक उसने 3 चरणों में उनका विभाजन किया है। 3 चरणों को पढ़ेंगे। पहला चरण प्लेटो शिक्षा को विभाजन करता है 6 से। उसने प्लेटो माना 6 से 50 वर्ष तक की शिक्षा है। कितने वर्ष तक? 50 वर्ष शिक्षा। कोई भी नागरिक है 6 से 50 वर्ष लंबी अवधि तक शिक्षा प्राप्त कर सकता है। जैसे जैसे उसमें गुण होंगे उसी अनुसार वो शिक्षा को प्राप्त करेगा और अपना वर्चस्व स्थापित करेगा। उसने कहा पहला चरण क्या है? उसने 6 से 50 वर्ष तक की आयु को 3 भागों में बांटा है। पहला 6 से 20 वर्ष तक, दूसरा 21 से 35 तक, और तीसरा चरण दिया 35 से 50। 35 से 50 पहला चरण 6 से 20 तक, दूसरा 21 से 35 तक, तीसरा 35 से 50। अब आपका पहला चरण आता है 6 से 20। प्लेटो इस चरण को समझाने से पहले प्रारंभिक चरण है, बाल्यावस्था है। 6 वर्ष से बच्चे का मानसिक विकास प्रारंभ होता है। प्लेटो मानता है मानसिक विकास की अवस्था आयु क्या है? 6 वर्ष। जो प्रारंभिक चरण है, इस शिक्षा का आधार परिवार ही होगा। परिवार में ही रहकर वो शिक्षा प्राप्त करेगा बच्चा। इसको भी इसने चरण से मानते हैं। पहले 6 से 12 तक, 12 से 18 तक, 18 से 20 तक। 6 से 12 तक क्या है? परिवार में रहकर व्यायाम व शारीरिक विकास। शारीरिक विकास कि 6 से 12 वर्ष की आयु परिवार में रहकर अपने शरीर का विकास करेगा। शरीर के विकास के लिए अच्छा खाना पीना, संपूर्ण रूप से व्यायाम और शारीरिक विकास करेगा तो शरीर को क्या बनाएगा? मजबूत बनाएगा। दूसरी अवस्था है 12 से 18 तक। इसमें अगर व्यक्ति अपना मानसिक विकास करेगा, शरीर विकास के साथ मानसिक विकास भी आवश्यक। मानसिक विकास कैसे होगा? और अब ये व्यायाम शारीरिक विकास चलता रहेगा, लेकिन उसे किसका व्यायाम? मानसिक विकास के लिए उसे क्या करना होगा? उस मानसिकता के लिए उसे 12 से 18 वर्ष तक संगीत की शिक्षा लेनी पड़ेगी। जो संगीत है उस संगीत के माध्यम से वो अपना मानसिक विकास करेगा। संगीत की शिक्षा प्राप्त होगी और 18 से 20 तक वो अपना प्रशिक्षण के रूप में प्राप्त करेगा। सैनिक शिक्षा प्राप्त करेगा। 2 वर्षों में क्या प्राप्त करेगा? वो अपनी सुरक्षा के लिए सैनिक शिक्षा।
21 वर्ष तक 6 से 20 में 6 से 12 तक व्यायाम और शारीरिक विकास, 12 से 18 तक संगीत की शिक्षा जिससे कि व्यक्ति का बाल्य अवस्था में मानसिक विकास हो सके, 18 से 20 तक सैनिक शिक्षा प्रदान की शिक्षा का पहला अवसर 6 से 20 वर्ष तक। ठीक है, दूसरा आता है 21 से 35। दूसरे चरण की शिक्षा वह व्यक्ति प्राप्त जो बालक प्राप्त करेगा जो इस चरण में सफल होगा, तो तीनों प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद सफल होता है। 21 वर्ष की आयु होने के बाद उसे 21 से 35 वर्ष तक की आयु में ये शिक्षा चलती रहती है। जब उसे मानसिक उसका मानसिक विकास होता है तो मानसिक तर्क वितर्क की शिक्षा दी जाती है। उसने कहा 21 से 35 वर्ष तक की शिक्षा है, 21 से 35 वर्ष की शिक्षा में 21 से 30 तक शिक्षा प्राप्त करेगा। शिक्षा में क्या है? मानसिक विकास के साथ साथ तर्क ज्ञान, गणित का ज्ञान, मानसिक विकास, ये प्रक्रिया चलेगी। 21 से 30 वर्ष तक वो अपने मानसिक तर्क को स्वयं विकसित करेगा। जब संगीत के माध्यम से तर्क सीख गया, कैसे विकास होता है मस्तिष्क का, क्या क्या है? तर्क ज्ञान, तर्क क्या सही है क्या गलत, जानना क्या क्या क्या। दूसरा गणित ज्ञान जिसके माध्यम से आंकड़े, समाज के अवस्थाओं के आंकड़े निकाले जा सकते हैं, कैसे क्या तर्क है क्या गलत है, वो गणितीय ज्ञान से प्राप्त होता है। शारीरिक विकास भी चलता रहेगा और मानसिक विकास के संगीत ज्ञान भी चलता है। एक व्यक्ति शिक्षा करता चलेगी 21 से 30 वर्ष, लेकिन हमने ऊपर वर्णन किया 21 से 35 वर्ष। तो 21 से 30 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद आपकी परीक्षाएं होती हैं। ऐसे 5 वर्ष में क्या होगी? एक परीक्षा होगी। मूल चरण ये है 35 वर्ष तक की शिक्षा। सामान्य रूप में 6 से 35 वर्ष तक की शिक्षा मूल रूप में पहले होती है। 50 वर्ष तक की शिक्षा का अलग होती है। इस तरह के आधार पर जब वो मानसिक विकास कर लेता है अपना 5 वर्ष में, अंतिम अवस्था में 5 वर्ष में 21 से 35 वर्ष की आयु में उसका क्या होगा? परीक्षण किया जाएगा। परीक्षण क्यों कितना सफल है, क्या मानसिक रूप में तर्क ज्ञान के लोग तर्क वितर्क कर सकता है, गणितीय ज्ञान में सफल है कि नहीं, मानसिक विकास हो गया कि नहीं, शारीरिक विकास हो गया है कि नहीं, 6 से 30 वर्ष तक से जो प्राप्त किया है उसमें निपुण है कि नहीं। इसीलिए उसे समाज में व्यवहार के रूप में छोड़ा जाएगा। उस ज्ञान को प्राप्त करने में अपना विकास कितना कर सकता है वो उसकी अपॉर्चुनिटी को देखा जाएगा। 30 से 35 5 वर्ष ये शिक्षा प्राप्त कर लेगा, उसका शिक्षा का प्रारंभिक चरण सफल हो जाएगा। 35 से 50 वर्ष तक शिक्षा का कौन सा आता है? कुछ चरण। ये सभी वर्ग के लिए नहीं है, ये शिक्षा सभी वर्ग के लिए नहीं है। ये किसके लिए? जो पहली शिक्षा दूसरी शिक्षा प्राप्त करने के बाद 35 वर्ष तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद सफल होता है। और किसमें ज़्यादा? आपके 3 गुण होते हैं, बुद्धि व विवेक, साहस और इंद्रिय दृष्टि। और शासक का निर्माण किस वर्ग से होता है? बुद्धि व विवेक। तर्क ज्ञान इंद्रिय आदि से इसका विकास होता है। मानसिक विकास यानी बुद्धि व विवेक। और बुद्धि व विवेक को धारण करने वाला कौन बनेगा? शासक। समाज में एक व्यक्ति है शासक बनने की योग्यता रखता है, लेकिन शासक पद का प्रशिक्षण क्या है? एक शासक बनने के बाद दायित्व क्या होते हैं? शासक बनने के बाद क्या क्या कार्य करने पड़ते हैं? वो चीज़ों का ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? पद पर रहेगा शासक क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, क्या उसकी जिम्मेदारियां हैं, उसे उनका ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? वो चरण है 35 से 50 वर्ष तक की शिक्षा किस वर्ग के लिए? केवल शासक वर्ग के लिए। शासक वर्ग से संबंधित जो ज्ञान है, उसके पास से संबंधित ज्ञान है, वो इस अवस्था में 15 वर्ष की आयु में 15 वर्ष तक उसे इस प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। तभी वो शासक बनने वाला व्यक्ति, शासक पद को संभालने वाला व्यक्ति शिक्षा को प्राप्त करके शासक बन सकता है, अन्यथा नहीं बन सकता। यहाँ सफलता के बाद जब उसमें बुद्धि रूपी विकास हो जाएगा, बुद्धि और विवेक से ही 15 वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त करेगा, वो शासक वर्ग के दायित्व है, पद संबंध ज्ञान है उनको प्राप्त करेगा, तभी वो क्या बन सकता है? शासक। लगभग तीसरा सिद्धांत होगा शिक्षा सिद्धांत। शिक्षा सिद्धांत दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। शिक्षा सिद्धांत 2 रूप माने, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। चरण कितने माने? 3। शिक्षा प्रारंभ से अंत तक कब होती है? 6 से 50 वर्ष तक। पहला चरण है 6 से 20 वर्ष तक। 6 से 12 वर्ष तक शारीरिक विकास, व्यायाम इत्यादि। 12 से 18 तक संगीत की शिक्षा, 18 से 20 तक सैनिक शिक्षा। दूसरा चरण 21 से 35 वर्ष तक, इसमें 21 से 30 वर्ष तक की शिक्षा है। तर्क ज्ञान, गणित, मानसिक विकास, व्यायाम शारीरिक चलता रहेगा।
का प्रशिक्षण होगा, जो तर्क ज्ञान इत्यादि प्रशिक्षण प्राप्त सफल होता है कहाँ चला जाएगा, वो किस वर्ग में आएगा, शासक वर्ग। शासक वर्ग की शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसे 15 वर्ष का अतिरिक्त प्रशिक्षण देना होगा, 35 से 50 वर्ष तक इसमें शासक वर्ग संबंध पद से संबंध ज्ञान प्राप्त। इस तरह से लगभग 3 सिद्धांत दोनों प्रमुख माने जाते हैं। तीनों का वर्णन किया उसने, देखो न्याय का सिद्धांत हो गया, दूसरा हो गया साम्यवादी सिद्धांत, तीसरा सिद्धांत हो गया शिक्षा। तीनों सिद्धांतों को आप वीडियोस के माध्यम से 10 कीजिएगा। और है पहला विचारक है प्लेटो, वो भी आपको तीनों सिद्धांतों में किसी प्रकार का प्रॉब्लम्स आती है, जब कोई समझ में नहीं आता है तो उसके लिए मेरी वीडियो लाइक करते हैं, वहीं से भी कमेंट छोड़िएगा कि उस कमेंट्स में अपना तर्क लिख के दीजिएगा कि जो आप चीज़ आपकी समझ में नहीं आती है उसका तर्क मुझे दीजिएगा, उसके बाद आप कर सकते हैं। ठीक है भाई, थैंक यू।